दोस्तों, आ गई है फिर एक बार हसीन दिलरुबा। पिछली बार जब ये आई थी तो उसके एक आशिक नील को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उसके पति को अपना हाथ। इस बार देखते हैं कि ये हसीन दिलरुबा क्या तहलका करने वाली है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम रानी को देख पाते हैं जो कि भरी बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वो एक पुलिस वालों को ये बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्दी से बचा लीजिए और उसे अरेस्ट भी कर लीजिए। और यही सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि न्यूज़ के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कंपाउंडर है और वो अपने एक मरीज़ का इलाज करने के लिए वहाँ पर आया था। और मालूम चलता है कि दरअसल यहाँ पर रानी भी रहती है। थोड़ी देर बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु जो है वो उसे एकटक देखता रहता है, जिससे पता चलता है कि रानी को वो पसंद करता है। रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा सीधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो किसी न किसी बहाने से अक्सर यहाँ पर आया करता है। तो अब रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी कुछ फेस की डमीज यहीं पर रह जाती हैं। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता है, उसके पीछे पीछे रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहां पर कि उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और बाद में उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ बहुत अर्जेंट काम है। तो अब रानी अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा रहता है। रानी जब उसे इस तरह यहाँ पर बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास आती है, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहता है। रानी हाँ कर देती है और तब यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु की। ऋषु याद है ना आपको, रानी का पति ऋषु भैया, जो कि यहाँ से निकल रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था। तो अब मालूम चलता है कि ऋषु ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छुपी की जिंदगी जी रहा है। तो ऋषु और रानी हमेशा एक होने के लिए यहाँ पर अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से यहाँ से थाईलैंड भाग जाएं। इसलिए ऋषु जो है वो एक ट्रैवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पर ऋषु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीने बाद वो दोनों ही थाईलैंड में पहुँच जाएंगे। तो वहीं ऋषु जिस जगह पर रहता है उस जगह की मकान मालिक पूनम जो है ऋषु से बहुत प्यार करती है और किसी तरीके से उसके साथ फिजिकल होना चाहती है। इसलिए ऋषु उससे हमेशा दूर दूर रहता है। जिसके अगले दिन ऋषु रानी से मिलता है और वो उसे ट्रैवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीने के बाद थाईलैंड पहुँच जाएंगे। तो वहीं रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषि को बताती है कि अभिमन्यु, उसको लगता है ऐसा कि वो पूरी तरीके से उसके प्यार में पागल हो चुका है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल आज फ्राइडे का दिन था और अभिमन्यु ने रानी को पिक्चर देखने के लिए बुलाया था। वो थिएटर पहुंच जाता है और फिर वहाँ की सारी टिकट खरीद लेता है। जिसके बाद वो वहीं पर खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है, लेकिन रानी वहाँ पर नहीं आती। दरअसल वो ऋषु के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। रात के 9 बज चुके थे, रानी नहीं पहुंचती। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही वहां से रानी के घर पहुंचता है। रानी वहां पर अभिमन्यु से माफ़ी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफ़ी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चल देना। जिस पर रानी इस बार भी हाँ कर देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन तभी जब वह बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक चोर आता है और वह रानी के पर्स को लेकर भाग जाता है। ऋषु उसका पीछा तो करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिख जाती है तो वहाँ से भाग जाता है। और ये पुलिस कोई और नहीं थी बल्कि इंस्पेक्टर किशोर है। वो लोग उस चोर को पकड़ते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के घर पर जाते हैं। दरअसल में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि ऋषु जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो दोनों यहीं पर आगरा भाग आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम ऋषु को भी देख पाते हैं। और साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर इंस्पेक्टर किशोर भी हैं। उनको कहीं ना कहीं ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो हैं वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नज़र भी बनाए रखे हुए हैं। इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकालकर तोड़ देता है। रानी जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर बाद में ऋषु ही रानी से कांटेक्ट करता है और वो उसे बताता है कि पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले को हमारे ऊपर शक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएं।
जैसे कि ऋषु ने कहा था कि पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, तो वो बुला लेते हैं। यहाँ पर कि इंस्पेक्टर किशोर जो है वो रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है, पता क्या है कि तुम एक लड़के से काफ़ी देर तक बात करती हो, आखिर वो कौन है। रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो हैंडल करेंगे और साथ में रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा था और मैं उसका चाचा हूँ। तो वो रानी से कहते हैं कि अभी केस जो है वो पर्सनल हो चुका है और अब उसकी एक गंदी आदत है कि वो जिस किसी के भी पीछे पड़ता है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। वो बताते हैं कि ऋषु भी उसे बहुत अच्छे से जानता है, पूछना कभी उससे कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों तक किससे बात करती रहती है, तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। वो मोंटू चाचा कहते हैं हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऋषु जो है वो यहीं पर है और वो जिंदा है और वो उन्हें पकड़ कर रहेंगे। और अब रानी जिस जगह पर रहती है उस जगह के आसपास पुलिस वाले हैं जो ऋषु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऋषु को भी बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि पुलिस वालों से ढूंढ रहे हैं। एक दिन ऋषु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, जो उन्हें धालिन पहुँचाने वाला था। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुँच चुका है। अब पुलिस वाले ऋषु को ढूंढते ढूंढते पूनम के यहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि ऋषु की मकान मालकिन है। यहाँ पर पूनम तुरंत ही ऋषु के पास पहुँचती है और वो कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जिस पर कि पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए पुलिस वालों के सामने जाकर कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों को शायद इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि पूनम को जो चाहिए शायद अब वो उसे मिल जाए। तो वहीं रात होते ही ऋषु जो है वो रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, ज़िंदगी जीने का सपना देखा था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला वो पकड़ा जा चुका है और मोंटू चाचा जो हैं वो उनके पीछे हाथ जोड़कर बड़े हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक के पीछे जब पड़ जाते हैं तो अच्छे से ही पड़ जाते हैं। ऋषु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा और तभी नीचे से किसी की आवाज़ आती है। दरअसल वहाँ पर अभिमन्यु होता है। तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऋषु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था, तो रानी वहां पर पहुंच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो गया था। साथ ही यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर कि अभिमन्यु को तो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल यही रानी का प्लान है कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर लेगी। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं ऋषु को अच्छी नहीं लगी थी। उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और रानी की शादी थी। दोनों की शादी भी हो जाती है और यहाँ पर ऋषु भी मौजूद था। कहीं ना कहीं ऋषु को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसकी आंखों से सामने उसकी बीवी की शादी हो रही थी। यहाँ पर अब सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी तो सिर्फ ऋषु को चाहती है, लेकिन वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहती। इसलिए वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने उससे सिर्फ शादी की है और वो अभी कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अभी वो ऋषु को नहीं भूल पाई है। तो यहाँ पर हम अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसका परिवार के सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब से अभिमन्यु जो है वो यहाँ पर रानी के नज़दीक आने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कोई ज़िद नहीं करता है। उसे लगता है कि किसी ना किसी दिन तो रानी के भी दिल में उसके लिए प्यार आएगा और वो पिघल जाएगी। और एक रात रानी जो है वो अभिमन्यु को पंडित जी के बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी जो है बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। यहाँ दूसरी तरफ पूनम ऋषु के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी और जब उसके पास आ रही थी तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर ऋषु जो है वो दौड़ता हुआ रानी के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रानी ऋषु को 1-2 बात सुनाकर अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि बहुत सारी शराब पी ली थी और नशे की हालत में रात को अभिमन्यु को सब कुछ बता देती कि जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि ऋषु जिंदा है और उसे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। ये सारी बातें अभिमन्यु को डायरेक्ट दिल पर लगी थी। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी से ऋषु के पास कॉल करके मिलवाने के लिए कहता है। रानी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर कि झूले पर बैठकर वो सभी लोग बात कर रहे थे। अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में भी उनकी पूरी तरह से हेल्प भी करेगा।
ऋषु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर कि अभिमन्यु कहता है कि किसी ना किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर ही जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि वो उसके पास ही आएगी। ये बातें सुनने के बाद ऋषु को लग चुका था कि अभिमन्यु ठीक इंसान नहीं है, इसके बावजूद वो उसकी मदद लेते हैं और अभिमन्यु ऋषु को एक क्लिनिक ले जाता है जहाँ पर कि वह पुलिस से बच सकता है, यहाँ पर वो सेफली रह सकता है। वो कहता है कि 2 दिन के बाद वो उनके पासपोर्ट व टिकट्स का इंतजाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुँचा देगा। तो यहाँ से अभिमन्यु के जाने के तुरंत बाद ही पूनम आती है। पूनम को यहाँ का पता लग चुका था क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर ऋषु पूनम को किस करता है और उसे कहता है कि वो उसे 1 महीने के बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद पूनम खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद यहाँ पर ललन नाम का एक आदमी आता है। ये कौन है अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। और उसके जाने के तुरंत बाद आ जाता है अभिमन्यु। अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु को खाना देने के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और उन दोनों की बातों से ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु रानी के प्यार में पूरी तरह से पागल है। अभिमन्यु ऋषु को यहाँ पर बताता है कि एक ज़मीन के सिलसिले में उनके चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने उसके पूरे चाचा के परिवार को ख़त्म कर दिया था। साथ ही यहाँ पर अभिमन्यु को एक बात और मालूम चल चुकी थी कि कहीं यहाँ पर कोई न कोई तो ज़रूर आया है। जब ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, तब यहाँ पर ऋषु अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु के ऊपर एक भारी चीज़ गिरा देता है और यहीं पर उसे लॉक करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी के लिए घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी भी माफ़ नहीं किया। और साथ ही अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीज़ें बताता है। वो कहता है कि उसने तो अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ा, मतलब कि यहाँ पर अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी खुद से ही मारा था। यहाँ दूसरी तरफ ऋषु उस जगह से बाहर निकल आया था और रात को हम अभिमन्यु रानी को देख पाते हैं और अभिमन्यु के घर पर ही हम दिनेश पंडित की बुक बहुत सारी देखते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। तो प्लानिंग क्या करनी है, रानी जो है वो उसी बुक के आधार पर करती है। लेकिन जब अभिमन्यु को उन बुक के बारे में सब कुछ मालूम है, तब यहाँ पर अचानक से अभिमन्यु उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर जो है वो टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से हमने रानी को फिल्म की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखा था, जहाँ पर कि वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। और यहाँ पर रानी ने उन्हें सब बता दिया था कि ऋषु जिंदा है और अभिमन्यु भी उसे मार देगा। रानी ने यहाँ पर मोंटू चाचा को ये भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को भी मारा है, वो एक नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं और वहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाश मिली हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाश शायद ऋषु और अभिमन्यु की होगी। इसीलिए यहाँ पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जलकर मरे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु को सूटकेस और पूनम की स्टिक थी, जिससे कि यहाँ पर रानी को तो बात मालूम चल गया था कि वो 2 लोग कौन मारे गए हैं। लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि सब कुछ रानी की वजह से हुआ है, इसलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन रानी कुछ नहीं बताती। तब यहाँ मोंटू चाचा मीडिया में एक झूठी खबर फैला देते हैं कि लॉकअप में रानी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है। ये सारी न्यूज़ कहीं ना कहीं ऋषु भी देख लेता है, इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने कहा था कि वो पुलिस वालों को सरेंडर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वो कहता है कि जब वह ब्रिज पर आएगा तो रानी उसके साथ सही सलामत आ जाएगी और वो खुद को सरेंडर कर देगा। ये सारी प्लानिंग मोंटू चाचा ने की थी। तो यहाँ पर मोंटू चाचा ने फिर से प्लानिंग कर ली थी। ऋषु जब रेलवे ब्रिज पर आएगा तो पुलिस की एक टुकड़ी उसे घेर कर पकड़ लेगी। अब रात होते ही ऋषु ट्रेन को रोककर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मोंटू चाचा अकेले ही रानी को ऋषु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रानी ऋषु के पास पहुंचती है तो वो ऋषु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की एक टुकड़ी उनके नज़दीक पहुंचने लगी थी, लेकिन वो एक जगह पर रुक चुके थे। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आगे आता है और मालूम चलता है कि कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो उसको किसी और की भी नहीं होने देगा, और वैसे भी धोखा देने वालों को वो नहीं छोड़ता है। यहाँ पर उसने रानी के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी यहाँ पर ऋषु और अभिमन्यु के बीच में झड़प हो जाती है और जो गन है वो रानी के हाथ लग चुकी थी। लेकिन तभी रानी का पैर फिसल जाने की वजह से रानी ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर ऋषु उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज के नीचे यमुना नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। और यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं।
मतलब कि अगर उनमें से कोई भी गया तो उनकी जान जाना तो लगभग तय है। लेकिन इस झड़प में कुछ ऐसा होता है कि तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और वो समझ चुके थे कि तीनों की जान जाना तो एकदम तय है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मगरमच्छ तैर रहे थे। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और इन सभी को सर्च भी किया जाता है, लेकिन इनका नामो निशान यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर किसी का अगर नामो निशान था तो वो सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ थे। अब ऐसा लग रहा था कि ये केस बंद होने वाला है, लेकिन तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मोंटू चाचा को इन तीनों के बारे में बहुत सारी बातें मालूम चल चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते हैं तो इन तीनों को अरेस्ट होना तो एकदम तय है। अगर ये मर जाते हैं तो फिर ज़िंदगी जीते हैं तो ये लोग आज़ाद हैं। वो बताते हैं कि अभिमन्यु की क्लिनिक के सामने वाली शॉप से उन्हें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ललन नाम के सपेरे के बारे में मालूम चला और अभिमन्यु और ललन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। लेकिन बाद में ललन जो है वो अभिमन्यु को ब्लैकमेल करने लगा था। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन्होंने एक दिन देखा कि ललन अभिमन्यु के क्लिनिक आया है। उसके बाद से वो कभी नहीं मिला, मतलब कि ललन मारा गया। जिसके बाद बात आती है पूनम की। पूनम को भी उसी सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। अभिमन्यु की क्लिनिक आई थी, यहाँ पर भी वो रिशु से मिली थी, लेकिन उसके बाद वो भी गायब है। और जो दो लोग मारे गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि ललन और पूनम थे। और अब क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था, इसलिए उसे मालूम है कि इस मर्डर को उसे कैसे दिखाना है। और डीएनए टेस्ट के द्वारा उन्हें यह भी मालूम चल चुका था कि ये दोनों लाशें हैं वो अभिमन्यु और रिशु की तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें ये पता चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी घर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद, मतलब कि 15 मिनट के बाद ही एक आदमी वहां पर आया, अभिमन्यु के घर पहुंचा। 10 बजे के आसपास रानी रोते हुए अबला नारी की तरह पुलिस स्टेशन पहुंची। रानी के यहाँ से जाने के बाद ऋषु और अभिमन्यु एक स्कूटी से बाहर निकले। तो उस समय जब वो रात में थे तो उनकी भी ज़रूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है। लेकिन एसीबी सर का ये कहना था कि तीनों ही यमुना नदी में गिरे हैं और उनको मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं। 6 महीने के बाद ये दिखाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में रानी काफ़ी उदास बैठी हुई थी और वो अपना इंसिडेंट याद करती है कि जब वो लोग पानी से बाहर निकले तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और कुछ मगरमच्छ ने ऋषु को खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रहने लगे, जहाँ पर कि रानी जो है वो बच्चों को पढ़ाती है। वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी थी और कहीं ना कहीं ये लाइनें शायद ऋषु की थी। दूसरी तरफ हम बिहार में मोंटू चाचा को देख पाते हैं, जिनके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक पहुंचती है। उसमें ये लिखा था कि इस किताब के सिर्फ 3 ही कॉपी हैं, उनमें से एक कॉपी आपके पास है। और इस बुक को पढ़ने पर उन्हें ये मालूम चलता है कि उन लोगों ने प्लानिंग कैसे की। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिन में उन्होंने अपने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात को वो ब्रिज के पास यमुना नदी के पास पहुंचे बहुत सारा मांस लेकर, और यमुना नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने इस मांस को फेंका। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मगरमच्छ जो है वो हर 2 किलोमीटर पर मांस पटकने से और भी दूर चले जाते हैं। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक इस मांस को 12 किलोमीटर तक दूर ले गए थे, जिससे कि अब भी मगरमच्छ जो है वो 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। मतलब कि ब्रिज के आसपास कोई भी मगरमच्छ मौजूद नहीं था। और फिर इस तरह से उस रात तीनों ने जैसे कि प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों ही ब्रिज के नीचे यमुना नदी में कूद चुके थे, क्योंकि अब यमुना नदी में मगरमच्छ नहीं थे, इसलिए वहाँ उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब आखिर पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो उससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए 20 मार्च को मोंटू चाचा को तोता एंड मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स में भी एक चिट निकलती है और उस पर भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। जिसके बाद हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है कि जो कि काफ़ी खतरनाक था। यहाँ पर रानी बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी और जहाँ से जस्ट नीचे जो एक झरना बहता है वहाँ पर रानी जो है वो अभिमन्यु से कहती है कि जब ऋषु की जान गई तो उसे लगा कि शायद अपनी ज़िंदगी में अब तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसे मालूम है कि उस रात क्या हुआ था। जब वो अभिमन्यु को सब कुछ बता रही होती है तभी वहाँ पर मोंटू चाचा भी आ चुके थे और वह यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है कि असल में उस रात में हुआ क्या था। उस रात रानी और अभिमन्यु जब साथ में थे तो यहाँ पर अचानक से ही ऋषु आ गया था और उसे देखकर यहाँ पर रानी का अचानक ही पैर फिसल गया था, जिस वजह से उसका सर जो है वो टेबल से टकरा गया था। जब उसे होश आया तो इन तीनों ने प्लान बनाया और यहाँ पर अभिमन्यु ने मगरमच्छ के शिकंजे की बुक के बारे में बताया कि अगर हम इस बुक के किताब के हिसाब से हम तीनों
बच सकते हैं और हमारी जान जाने के बाद हम आज़ाद हो सकते हैं। उस रात ये तीनों ही यमुना नदी में कूदे थे, लेकिन ऋषु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु ने मौका देखकर जब मगरमच्छ आ रहा था तो उसने ऋषु का नकली हाथ निकाला, जिस वजह से यहाँ पर ऋषु को मगरमच्छ ने खा लिया था। रानी को ऐसा लगा था कि इसमें शायद अभिमन्यु की कोई गलती ना हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अभिमन्यु की ही गलती थी। तब यहाँ पर रानी कहती है कि अगर वो ऋषु की नहीं हो सकी तो वो किसी और की भी नहीं होगी, जिसके बाद वो इसी लवर पॉइंट से अपनी जान दे देती है। यहाँ से वो नीचे कूद जाती है। बाद में मोंटू चाचा यहाँ पर अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग फ्लाइट से उसे वापस ले जाने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि उन्हें उसकी लाश नहीं मिली होगी, उसे मालूम है कि रानी की लाश नहीं मिलेगी। तब एक और सीन दिखाया जाता है जब ऋषु का हाथ निकल गया था और मगरमच्छ आ रहा था तो उसने उस हाथ को मगरमच्छ के मुंह में लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ऋषु जो है वो सही सलामत भाग गया था। और उस दिन बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की जो लाइनें लिखी थी वो ऋषु ने ही लिखी थी, क्योंकि ऋषु अभी जिंदा है। बाद में मालूम चलता है कि लवर्स पॉइंट के उस झरने के द्वारा रानी जो है वो नीचे तो गिर गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। यहाँ से नदी के द्वारा वो एक कोने पर आ जाती है और कोने पर उसे ऋषु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। जब यहाँ से अभिमन्यु को मोंटू चाचा वापस ले जा रहे थे तब एक और बात रिवील होती है और मालूम चलता है कि दिनेश पंडित दरअसल अभिमन्यु के पिताजी ही हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।